17 बातें मैं आपको बताऊंगा। 17 पावरफुल बातें जो न्यूज पोर्टल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं और जिनसे आपका रोज सामना होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मिथिलेश है और मैं पिछले 13 सालों से लेखन संपादन से जुड़ा हुआ हूं। इसके साथ मैं आईटी कंसल्टेंट के तौर पर भी विभिन्न न्यूज पोर्टल्स को मैं अपनी सर्विसेज देता हूं। साथ ही मैं रिसर्च करता हूं उन विषयों पे जो मीडिया में चेंजिंग आ रही है और मीडिया ट्रेडिशनल से हटकर डिजिटल की तरफ शिफ्ट हो रही है। पहले मैं आपको विषय बता देता हूं, क्योंकि यह वीडियो लंबी है तो विषय आप जान लेंगे तो अंत तक आप डिसाइड कर पाएंगे कि यह पूरी वीडियो देखनी है या नहीं देखनी है। विषय कुछ इस प्रकार है। सबसे पहला विषय है कि न्यूज पोर्टल इंडस्ट्री क्या वाकई आधुनिक लोकतंत्र की नींव बनने जा रहा है। क्यों यह इतना इंपॉर्टेंट है, कैसे डिजिटल मीडिया की तरफ जो है ट्रेडिशनल मीडिया शिफ्ट हो रही है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि क्या आप खुद भी न्यूज पोर्टल इंडस्ट्री में इंटर करना चाहते हैं, क्या आप खुद अपना पोर्टल बनाना चाहते हैं, क्यों बनाना चाहते हैं, इसकी मैं बारीकियों पे चर्चा करूंगा। तीसरा पॉइंट है कि किस प्रकार से एक न्यूज पोर्टल कंसल्टेंट को चुना जाए। ध्यान दीजिएगा बातों पे, मैं न्यूज पोर्टल डेवलपर या डिजाइनर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं न्यूज पोर्टल कंसल्टेंट की बात कर रहा हूं। क्या बारीकियां आपको ध्यान रखनी चाहिए। तीसरा पॉइंट आता है दोस्तों कि जो आपका ब्रांड नेम है, यानी डोमेन हम बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, उस डोमेन की सुरक्षा कैसे हो, उस डोमेन से रिलेटेड बारीकियां क्या हो, क्योंकि इसी के माध्यम से आप मार्केट में जाते हैं, इसी के माध्यम से आप बाकी के कार्य करते हैं। पांचवा पॉइंट जो आता है दोस्तों वह है प्लेटफॉर्म कौन सा आप लें। बहुत सारे कस्टम डेवलपमेंट होते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं जिस पे आप अपना न्यूज़ पोर्टल चलाते हैं। प्लेटफॉर्म कौन सा लें, इसकी मैं बहुत बारीकी से चर्चा करूंगा। छठा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जिसके संबंध में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है। वह है कि न्यूज पोर्टल की लीगलिटी क्या है, न्यूज चैनल की लीगलिटी क्या है। अगर आप ऐप चलाते हैं तो उसके कानूनी पहलू क्या है। इसकी मैं कई एंगल से चर्चा करूंगा और आपको एक नहीं बल्कि इसमें 5 ऑप्शन दूंगा, जिसके माध्यम से आप खुद को लीगल रूप से सेफ महसूस कर पाएंगे। इसके बाद सातवां पॉइंट आता है दोस्तों कंटेंट अपडेट का। किस प्रकार से अपडेट होना चाहिए, कैसे इसमें रेगुलरिटी होनी चाहिए, कंटेंट प्लान क्या होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हम बारीकी से ध्यान नहीं देते हैं और आगे यह जाकर बहुत ही एक बड़ा इशू बन जाता है। आठवां पॉइंट है कि आप अपने न्यूज पोर्टल का, न्यूज चैनल का, न्यूज ऐप का प्रचार प्रसार किस प्रकार से करें। पहले लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं होती थी, लेकिन अब जो है बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, ओवरलैप हो रही है इंफॉर्मेशन की। इसकी बारीकियों की चर्चा करूंगा। कई बार आपके व्हाट्सएप पे बहुत सारे लिंक आते होंगे, लेकिन क्या आप उसको कभी क्लिक करते हैं। लेकिन अगर आप न्यूज पोर्टल चलाते हैं तो आप भी शेयर करते हैं। इसकी बारीकियों पर चर्चा करूंगा दोस्तों। इसके बाद अगला पॉइंट आता है विश्वसनीयता का, क्रेडिबिलिटी का। क्रेडिबिलिटी एक बहुत बड़ा इशू है न्यूज पोर्टल इंडस्ट्री में कि किस प्रकार से क्रेडिबिलिटी कायम रखी जाए, किस प्रकार से लोग आप पे भरोसा करेंगे। बहुत छोटी छोटी बातों की इसमें चर्चा होगी, जिसको आप सुनकर आसानी से आजमा सकते हैं, खुद अप्लाई कर सकते हैं और अगर आपको जानकारी हो जाएगी तो इस विषय पे बहुत गहराई से काम भी कर सकते हैं। 10वां पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट की तरह अगर आप सोचते हैं तो 10वां पॉइंट है टारगेट ऑडियंस का। हमारा देश बहुत बड़ा है और उसमें अगर आप ब्लाइंडली काम करते हैं तो बहुत जल्दी मंजिल पे नहीं पहुंच पाएंगे। अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख पे फोकस करना जरूरी है। तो अगर आप न्यूज पोर्टल चलाते हैं तो यह आंख पर किस प्रकार से फोकस करेंगे उसकी बारीकी की चर्चा करेंगे। अगला पॉइंट है आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। एक जर्नलिस्ट के लिए, एक कंटेंट राइटर के लिए, एक न्यूज पोर्टल चलाने वाले व्यक्ति के लिए, न्यूज ऐप चलाने वाले व्यक्ति के लिए कितना जरूरी है और कितना आसान है। क्या आप इसका इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही बारीक चीज है और जिसको बहुत संक्षेप में मैं इस पॉइंट में आपको बताऊंगा। 12वां पॉइंट है दोस्तों सिटीजन जर्नलिज्म का। बहुत सारे लोगों के पास पैसा नहीं होता है, बहुत सारे लोग एम्प्लॉय नहीं हायर कर सकते हैं, उसमें आप सिटीजन जर्नलिज्म से किस प्रकार फायदा उठा सकते हैं इसकी संक्षेप में चर्चा करूंगा। बहुत सारी चीजें आप जानते होंगे, बहुत सारी चीजें आप नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं बताऊंगा कि इसको अप्लाई किस प्रकार से इजी तरीके से किया जा सकता है। 13वां पॉइंट है जो आप खुद आपसे संबंधित है कि खुद में डिसिप्लिन किस प्रकार से आसान तरीके से ला सकते हैं। थोड़ा मोटिवेशनल है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है दोस्तों कि न्यूज ऐप
न्यूज पोर्टल से कितना भिन्न है और क्यों यह आज के समय में जरूरी है, इसकी मैं बारीकी की चर्चा करूंगा कि लॉयल्टी पे क्या फर्क पड़ता है, आपके ब्रांड की, आपके न्यूज पोर्टल की लॉयल्टी पे क्या फर्क पड़ता है, यह न्यूज ऐप क्यों है जरूरी, क्योंकि बहुत सारे लोग न्यूज पोर्टल चलाते हैं, न्यूज वेबसाइट चलाते हैं। तो इसकी बारीकी की मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी की दुनिया में इतनी तेजी से अपडेट हो रहे हैं कि अगर आप स्पीड से नहीं पकड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आप पिछड़ जाएंगे। 15वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिसको लेके हमने खुद इनिशिएटिव भी लिया है और आपके लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराया है। बहुत सारे लोगों की कम्युनिटी हम बना रहे हैं। आप अकेले चाहे जितना प्रयास करें, लेकिन आप जैसे और लोग भी हैं, क्या उनके साथ आपका जुड़ाव है? बहुत सारे प्रेस संस्थान है, बहुत सारे दूसरे इंडस्ट्रीज में उनकी अपनी एक कम्युनिटी है, उनकी अपनी एक फ्रेटर्निटी है, लेकिन न्यूज पोर्टल चलाने वालों की क्या ऐसी कम्युनिटी है? हम आपको प्रोवाइड भी करेंगे और इसकी बारीकी समझाएंगे कि क्यों कम्युनिटी बिल्डिंग जरूरी है, क्यों नेटवर्किंग जरूरी है। यह आपकी सफलता के जो मार्ग में आप संघर्ष करते हैं, कहीं ना कहीं उसके लिए उसको आसान बना देता है। तो कम्युनिटी बिल्डिंग पे बहुत बारीक चर्चा होगी और इसके बहुत सारे ऑथेंटिक प्रमाण भी मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। 16वां पॉइंट है जिसका शायद सबसे ज्यादा आपको इंतजार होगा, लेकिन ये 15 पॉइंट के बाद मैंने इसको रखा है, और वह है कमाई। न्यूज पोर्टल से कमाई किस प्रकार से होगी, इसके एक नहीं, मैं आपको अलग अलग 4 बहुत ही स्ट्रॉन्ग रास्ते बताऊंगा जिसके माध्यम से आप अपने न्यूज पोर्टल को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, वह भी अकेले। किसी तरह की कोई आवश्यकता नहीं होगी, आपको किसी तरह के फंड की आवश्यकता नहीं होगी इस चीज के लिए, और ब्रेक इवन तक आप अपने न्यूज पोर्टल कंपनी को आसानी से पहुंचा देंगे। बहुत पावरफुल लेसन है दोस्तों, लेकिन यह 15वें पॉइंट के बाद मैंने 16वें नंबर पर रखा है, तो आप समझ सकते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना कितना जरूरी है। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप जंप करके जाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि बेस मजबूत नहीं होगी, नींव मजबूत नहीं होगी, फिर मकान उस पर कैसे खड़ी हो सकती है। और अंतिम पॉइंट है जो दोस्तों, वह है फंड रेजिंग का। अब सुनते होंगे कि एक अचानक से कोई वेबसाइट चला रहा है, कोई ऐप चला रहा है और किस प्रकार से वो बहुत बड़ा बिलियनियर बन गया, मिलेनियर बन गया, फोर्स पे उसका नाम आ रहा है, ब्लूमबर्ग पे उसका नाम आ रहा है, इंडिया की मैगजीन्स उसको टॉप मिलेनियर्स में बता रही हैं। आप भी कर सकते हैं ऐसा। फंड रेजिंग किस प्रकार से किया जाए, लेकिन यह 17वें नंबर पे पॉइंट है, और इसके लिए आपको 16 पॉइंट्स को समझना होगा, तब जाके कहीं ना कहीं एक स्टार्टअप के तौर पे आप अपने कंपनी के लिए, अपने न्यूज पोर्टल के लिए लाखों, कई लाख, करोड़ों तक रुपए हासिल कर सकते हैं। और ऐसे इन्वेस्ट करने वाले लोगों की कमी नहीं है, ऐसे संस्थानों की कमी नहीं है जिसमें उन लोगों ने इन्वेस्ट किया है। तो निश्चित तौर पे आप इन 17 पॉइंट्स को देखें। वीडियो थोड़ी लंबी होगी किंतु बहुत बारीक चर्चा है, और मैं एक वीडियो में आपको सारी चीज़ें मैं देना चाहता हूँ, इस वजह से मैं आपके सामने ये प्रस्तुत कर रहा हूँ। सब्जेक्ट्स बता दिए, अब एक एक करके मैं उसकी बारीकी से चर्चा करता हूँ। पहला पॉइंट डेमोक्रेसी है, यानी लोकतंत्र। भारतीय संविधान द्वारा हमारा लोकतंत्र सुरक्षित है, और इसके मुख्य रूप से 3 अंग बनाए गए हैं। व्यवस्थापिका जो कानून बनाती है, कार्यपालिका जो कानून लागू करती है, और न्यायपालिका जो इसमें समस्या आती है उसको न्यायपूर्ण तरीके से सुलझाती है। इसके बाद रोल आता है मीडिया का, जो अनऑफिशियली लोकतंत्र का चौथा खंभा कहा जाता है। लेकिन अब कल्पना कीजिए, क्या ट्रेडिशनल मीडिया लोकतंत्र का चौथा खंभा है? पहले ट्रेडिशनल मीडिया, पत्रकार बहुत सारी समस्याओं को उभारते थे, बहुत सारी चीजें आती थी, लेकिन अब आप रोज सुनते हैं कि अमुक मीडिया, अमुक पार्टी का, अमुक नेता का पिछलग्गू बन गया है, अमुक न्यूज़पेपर अमुक व्यक्ति का पिछलग्गू बन गया है। सभी पे पक्षपात के आरोप हैं, और यह बड़ा आसान है क्योंकि सरकारें बहुत पावरफुल होती हैं, और 1 2 3 4 गिने चुने लोगों पर दबाव बनाना उनके लिए बड़ा आसान होता है। संजोग बस न्यूज पोर्टल जो इंडस्ट्री है, यह एक वैरायटी, एक डाइवर्सिटी लेके आई है। आज गांव-गांव में न्यूज पोर्टल चल रहे हैं, हर एक शहर में कई कई न्यूज पोर्टल हैं। जरा सोचिए कि अगर सरकार इनको सेंसर करना भी चाहे, सरकार इन पे दबाव बनाना भी चाहे, 1 2 3 4 गिने चुने लोगों पे दबाव बना सकती है। इस वजह से देश भर में न्यूज पोर्टल, न्यूज ऐप फैलना जरूरी है, लेकिन उसके साथ जरूरी है ट्रेनिंग पत्रकारों की, ताकि बेहतरीन ढंग से लोकतंत्र के चौथे खंभे को वह संभाले रखें। तो अब लोकतंत्र का चौथा खंभा मीडिया नहीं, लोकतंत्र का चौथा खंभा न्यूज पोर्टल मीडिया है, न्यूज ऐप की मीडिया है, न्यू एज मीडिया है, डिजिटल मीडिया है।
इस चीज़ को आप याद रखें। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मैं लेक्चर के मूड में नहीं आऊँगा, नहीं तो इस पे बहुत लंबा बोला जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन कॉन्सेप्चुअली आप समझ लें कि आने वाला भविष्य सिर्फ डिजिटल मीडिया क्या है। पेपर वगैरह बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं रहेंगे, क्योंकि आज की खबर कल कौन पढ़ेगा, मैगजीन आज की खबर हफ्ते भर बाद या महीने भर बाद कौन पढ़ेगा। ठीक है, उसमें कुछ एनालिसिस होती है और उस रिपोर्ट्स की अपनी अहमियत है, लेकिन डिजिटल मीडिया का मुकाबला नहीं किया जा सकता, किसी हालत में नहीं किया जा सकता, क्योंकि कॉस्ट इसकी बहुत कम है और इस वजह से लोकतंत्र को यह लगातार मजबूती दे रहा है। एक और मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया की, तो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में भी आपसे मैं पूछता हूं, कितना टीवी देखते हैं आप? शायद बहुत कम, क्योंकि आपके हाथ में जो मोबाइल है, आपके हाथ में जो एक वर्चुअल डिजिटल चीज़ है जिसके साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, टू वे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं कि ये देखना है, ये नहीं देखना है, ये प्रोग्राम करना है, ये प्रोग्राम नहीं करना है। इसीलिए आपका अधिकांश समय, युवाओं का अधिकांश समय, बड़े लोगों का अधिकांश समय पूरा मोबाइल पर शिफ्ट हो चुका है। तो आने वाला भविष्य डिजिटल डेमोक्रेसी पूरी तरीके से न्यूज पोर्टल इंडस्ट्री पे और न्यूज ऐप इंडस्ट्री पे टिकेगी और इसकी ऑथेंटिसिटी कायम रखना हमारी जिम्मेदारी है। ये पहला पॉइंट था दोस्तों कि क्यों अब लोकतंत्र का चौथा खंभा न्यूज पोर्टल इंडस्ट्री है। अब मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूं। दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि क्या आप न्यूज पोर्टल चलाना चाहते हैं? इस चीज की परख बहुत जरूरी है। न्यूज पोर्टल, कई बार लोग मेरे पास देश भर से इंक्वायरी जाती हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स पे, न्यूज पोर्टल से रिलेटेड। कोई पूछता है कि बना लें, चला लें, नहीं कर लें, लेकिन उनको बेसिक्स नहीं पता होता है और कुछ समय लगाने के बाद उनको पता चलता है कि यह इंडस्ट्री तो उनके लिए नहीं बनी है या इसके बेसिक्स को उनको नहीं पता है। तो जो मैंने डेमोक्रेसी बताया यह उसी से रिलेटेड है कि क्या आपको पैशन है, क्या आपको पैशन है लिखने का, आपको पैशन है पढ़ने का, आपको पैशन है कहानियां बताने का, आपको पैशन है ऐसी वीडियो कंटेंट बनाने का जो लोगों को कुछ ना कुछ इंसाइटफुल दे सकें, कुछ ना कुछ अलग चीज़ें दे सकें। इस पर बहुत बारीकी से सोचिए। सिर्फ पैसे कमाने का उद्देश्य लेके इस इंडस्ट्री में आप मत आइए, कुछ करने का उद्देश्य लेके आइए और यह आपके पैशन, यह आपके जील को, एक्चुअली ये आपके उत्साह को बनाए रखेगा एक लंबे समय तक। क्योंकि किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा पैसे नहीं आते। जैसे कि मैंने बताया कि 17 सब्जेक्ट हैं, आप सुनते सुनते हो सकता है कि वीडियो आप स्किप भी कर दें, लेकिन आप खुद सोच के देखिए कि अगर आपके अंदर इतना पेशेंस नहीं है, पैशन नहीं है, तो आप सीखोगे नहीं और अगर सीखोगे नहीं तो बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाओगे। इसलिए बहुत आसानी से इस चीज़ को स्वीकार करें और खुद को एनालाइज करें कि क्या न्यूज़ पोर्टल इंडस्ट्री आपके लिए है, क्या आप चाहते हैं, क्या आप जर्नलिज्म करना चाहते हैं, क्या आप कंटेंट लिखना चाहते हैं, क्या आप डेमोक्रेसी के चौथे पिलर बनना चाहते हैं। ऑफ कोर्स उसके साथ कमाई भी आएगी, दूसरी चीज़ें भी आएंगी, लेकिन मेन है आपका पैशन। क्यों चाहते हैं, क्यों आप दूसरी जॉब नहीं कर सकते, क्यों आप सेल्स की नहीं कर सकते? तो इस चीज़ के प्रति ये श्योर हो लें, फिर अपना कदम आगे बढ़ाएं। नहीं तो आपका समय नुकसान होगा, इंडस्ट्री को भी कहीं ना कहीं नुकसान होगा। जल्दबाजी में व्यू के चक्कर में न पड़े। इसीलिए मैं यूट्यूब या फेसबुक मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ कि आसानी से उस पर अकाउंट बनता है। व्यूज के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। मैं न्यूज पोर्टल वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट भी लगती है, न्यूज ऐप बनाने में थोड़ी इन्वेस्टमेंट भी लगती है, एनर्जी भी लगती है। अभी हमने पिछले दिनों सुना कि सुशांत सिंह राजपूत की जो एक आत्महत्या हुई थी या जो भी एक केस चल रही है, बहुत सारी उस पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। तो मेन जो बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि बिहार के किसी यूट्यूब चैनल वाले बंदे ने व्यूज से फेक न्यूज फैला के लाखों रुपए कमा लिए। और ऐसे एग्जाम्पल बड़े आम है। तो व्यूज के चक्कर में ना पड़े, सिर्फ कमाई के चक्कर में ना पड़े। इस इंडस्ट्री को सम्मान दिलाना है, खुद को एक लॉन्ग सस्टेनेबल करना है, तो आप इस इंडस्ट्री में आइए। तो बहुत आसानी से श्योर हो लीजिए कि क्या आप सच में इस इंडस्ट्री को अपनाना चाहते हो, क्या सच में आपके अंदर पैशन है। इस चीज को जब श्योर हो जाते हो तो फिर तीसरे पॉइंट पे चलो। और वह तीसरा पॉइंट है कंसल्टेंट का चुनाव, न्यूज पोर्टल कंसल्टेंट का चुनाव। न्यूज पोर्टल डेवलपर, न्यूज पोर्टल डिजाइनर मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, न्यूज पोर्टल कंसल्टेंट कर रहा हूँ, क्योंकि उसको एक होलिस्टिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है, एक समग्र अप्रोच होना बहुत जरूरी है। अगर किसी आप न्यूज पोर्टल डेवलपर के साथ जाते हैं, वेबसाइट डेवलपर के पास जाते हो, तो वो छोटी मोटी बातें बता देता है और वो डेवलप करके दे देता है। उसके पीछे पता होता है, आगे पता होता है, और कहीं ना कहीं आप बीच में एक बार फंस जाते हैं। तो एक्सपीरियंस बहुत ध्यान रखें और एक अप्रोच आप समझने की कोशिश करें कि क्या न्यूज पोर्टल इंडस्ट्री की बाकी दूसरी चीज़ें, क्या वह लेखन के इंपॉर्टेंस को जानता है, क्या आपकी सोच को पकड़ रहा है, क्या आपकी एनर्जी को सही दिशा में जाने के लिए उसके पास इतनी एक इंसाइटफुलनेस है।
तो यह सारी बातें आप समझ लें, जानकारी जुटा लें। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई एक व्यक्ति ही जानकारी दे दे, अलग-अलग व्यक्तियों से जानकारी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल ना करें कि किसी को ज़रा भी जानकारी ना हो न्यूज़ पोर्टल इंडस्ट्री की और आप जो है उसके साथ चले जाएँ। फिर क्या होगा कि समय नुकसान होता है। तो इसके लिए 2-3 चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। एक नॉलेज चेक कर सकते हैं, एक बंदे की सर्विसेज चेक कर सकते हैं, उसके एक आप देख सकते हैं पोर्टफोलियो देख सकते हैं कि कितना उसने काम किया हुआ है, कितने सालों का एक्सपीरियंस है। थोड़े बहुत पैसे के चक्कर में आप ना फंसें, अगर 1000 रुपये 2000 रुपये ज़्यादा कम अधिक होता है। लेकिन मुख्य जो बात है कि अगर आप एक गलत न्यूज़ पोर्टल कंसल्टेंट का चुनाव कर लेते हैं और न्यूज़ पोर्टल कंसल्टेंट की बजाय सिर्फ न्यूज़ पोर्टल डेवलपर के पास जाते हैं, तो पैसे तो जो आपके नुकसान होंगे होंगे लगे हैं। मुख्य बात क्या है कि साल भर बाद, 2 साल बाद, अब कई कई बार तो 3-3 साल बाद लोग आते हैं और उनको पता रहता है कि भाई वो गलत दिशा में जा रहे हैं, उनकी वेबसाइट नहीं चल रही है, उनकी वेबसाइट का मोटो नहीं पता है। तो न्यूज पोर्टल कंसल्टेंट का चुनाव करते समय आप बहुत सावधानी करें। हालांकि बहुत सारे लोग खुद भी वेबसाइट बनाते हैं, यूट्यूब पर ट्यूटोरियल देख के बना लेते हैं और ये संभव है, आप खुद भी बना सकते हैं। लेकिन कई लोग ये प्रीफर करते हैं कि बहुत ज़्यादा उस पर समय लगाने की बजाय किसी एक्सपर्ट को चुना जाए और उस एक्सपर्ट के सहायता से आगे बढ़ा जाए। तो न्यूज पोर्टल कंसल्टेंट बहुत ही समझदारी से आप चुनें, क्योंकि यह न केवल आपका पैसा खराब कर सकता है बल्कि उससे ज़्यादा कीमती साल भर का, 2 साल का, 3 साल का या उससे अधिक कम समय नुकसान कर सकता है। चौथे पॉइंट पे मैं आता हूं, तो ये डोमेन की सुरक्षा है। डोमेन जो है एक आपका प्राइम चीज़ है, एक आपका ब्रांड नेम होता है और डोमेन अगर आप कहीं से रजिस्टर्ड खुद करते हैं तो आप इसकी बारीकियां जानते हैं और आपके अपने पास रहता है। आपसे जब न्यूज पोर्टल कंसल्टेंट से आप जुड़ते हैं किसी, वह आपका डोमेन आपसे मांगता है एक्सेस, तो उसकी सुरक्षा कैसे करें? वो ध्यान रखें कि अपना लॉगिन पैनल देने की बजाय आप अपने डेस्कटॉप को, अपने कंप्यूटर को आप ओपन कर सकते हैं और वहाँ पे एक नेम सर्वर चेंज होता है, वह चेंज कर सकता है अगर आपने अपने से डोमेन बुक किया है तो। अगर न्यूज़ पोर्टल कंसल्टेंट आपका डोमेन बुक कर रहा है और उसके साथ पैकेज में इंक्लूड है डोमेन, तब आप कोशिश करें और उसको बोलें, कोशिश नहीं करें कि आपकी ईमेल आईडी उस डोमेन के साथ एसोसिएटेड हो। आपके पास मेल आनी चाहिए और आप लॉगिन करके चेक कर लें कि डोमेन आपके पास है कि नहीं। हुईज पे चेक कर लें। मैं इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस पे एक बहुत डिटेल लेख भी लिखूंगा जिसको आपको पढ़ना चाहिए अगर आप सच में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं तो न्यूज पोर्टल के लिए आप डोमेन की सुरक्षा सिक्योर करें। डोमेन सर्च करने के लिए भी बहुत सारे आपको टूल मिल जाएंगे। अलग अलग डोमेन सर्च करें, सावधानी से सर्च करें, क्योंकि यह आपकी पहचान बनने वाली है। यह इस पे आप समय लगाने वाले हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी वेबसाइट डेवलपर के साथ कोई बंदा न्यूज़ पोर्टल बनवा लेता है और 2 साल के बाद पता चलता है कि वह उसको डोमेन ही नहीं दे रहा है। कई जगह चीटिंग होती है, छोटी छोटी बातें। जब इंडस्ट्री कंसोलिडेट होती है तो निश्चित तौर पे बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं, किंतु डोमेन की सुरक्षा आप सिक्योर करें और अपने पास रखें, यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 5वां पॉइंट आता है प्लेटफॉर्म का चुनाव। न्यूज पोर्टल किस प्लेटफॉर्म पे बना है? बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। सीएमएस के भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, ब्लॉगर है, वर्डप्रेस है, ड्रूपल है, जुमला है। इसी तरह से बहुत सारे कस्टम प्लेटफॉर्म है। किसी डेवलपर के पास जाते हैं, उसके पास अपना एक कस्टम प्लेटफॉर्म होता है, अपने तरीके से उसने कोडिंग की होती है, अपने तरीके से उसने पोर्टल बनाया होता है। अभी मेरे एक मित्र हैं जिन्होंने अपनी वेबसाइट बहुत अच्छी चला रहे हैं, बहुत अच्छा उस पर विजिट आई है और बाद में देखने पता चला कि कस्टम डेवलपमेंट हुआ है। अब कस्टम डेवलपमेंट जब साधारण तौर पे लोग करते हैं, कस्टम डेवलपमेंट मतलब अपने तरीके से आर्किटेक्ट उसका बनाते हैं, अपने तरीके से कोडिंग करते हैं, फिर आप उसको शिफ्ट नहीं कर सकते। फिर आपको जो है कम पैसे में फिर आपको शुरू से काम करना पड़ता है, क्योंकि मैक्सिमम एक डेवलपर का कोड दूसरा डेवलपर बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, वह शुरू से ही बनाता है। क्योंकि जब आप छोटे लेवल पे काम करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां कस्टम काम कराती हैं, लेकिन उनके पास लाखों का बजट होता है, उनके पास डॉक्यूमेंटेशन की टीम होती है। लेकिन आप अगर कस्टम डेवलपमेंट कराते हैं तो यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि वर्डप्रेस वेबसाइट पे जाएं, वर्डप्रेस पे अपना न्यूज पोर्टल डेवलप करें। न्यूज पोर्टल डेवलप करने के लिए आपको ऑनलाइन भी टूल मिल जाएंगे, या किसी जो आप कंसल्टेंट से, न्यूज पोर्टल कंसल्टेंट से, उससे भी कहें कि न्यूज पोर्टल वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म पे ही बनाए। इसका रीजन बड़ा साफ है, 36% से अधिक वेबसाइट्स पूरी दुनिया भर की इस प्लेटफॉर्म पे डेवलप हो रही हैं। बहुत सारे टूल आपको फ्री मिल जाएंगे जो साधारणतः डेवलप ही नहीं हो सकते। अगर एक डेवलपर इसका नहीं मिलता है तो दूसरा डेवलपर मिल जाता है। बैकअप लेना आसान है, बहुत सारे प्लगइन इसमें मिलते हैं, बहुत सारी डिजाइन फ्री मिलती हैं आपको।
पेड डिजाइन्स मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लाखों की चीज़ें आपको कुछ हज़ारों में मिल जाती है। कई लोग मुझसे प्राइस पूछते हैं। तो एक अगर न्यूज़ पोर्टल सही बढ़िया न्यूज़ पोर्टल कंसल्टेंट के तौर पे आप जाते हैं तो 8-10 हज़ार में वो आपको वेबसाइट एक बना के दे देता है न्यूज़ पोर्टल के साथ। हाँ, आपको अलर्ट होना जरूरी है, डोमेन की सुरक्षा हो गई, होस्टिंग की सुरक्षा हो गई, तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी जरूरी है और एक अच्छा न्यूज़ पोर्टल कंसल्टेंट आपको समझा देता है। लेकिन वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म पे जाएं। कई लोग ब्लॉगर पे भी बनाते हैं, उसका बजट थोड़ा कम पड़ता है, होस्टिंग की चीज़ें आसान पड़ती हैं। ब्लॉगर भी कोई बुराई नहीं है, शुरू कर सकते हैं आप उस पर, बट आपको वर्डप्रेस के साथ जाना चाहिए। अगर आप एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ जाते हैं, वर्डप्रेस बेस्ट प्लेटफॉर्म है, वर्डप्रेस पे ही जाएं। और इसका सबसे बड़ा फायदा आपको दिखेगा इसकी फैसिलिटीज में, इसके इंटरनल जो आप अगर माइग्रेट करते हैं उसमें दिखेगा। बैकअप लेते रहें, बैकअप लेने के लिए बोलें। तो ये छोटी छोटी टेक्निकल चीज़ें हैं जो बहुत आसानी से अभी नहीं समझाई जा सकती, तुरंत नहीं समझ पाएंगे, लेकिन कुछ कुछ बिंदुओं को मैं छू रहा हूँ जिसके बारे में डिटेल आप लिखें। और अगर आपको लगता है कि कहीं सब इससे रिलेटेड कोई प्रश्न है तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, सिग्नल पे मैसेज कर सकते हैं। 9990089080 मेरा नंबर है। इससे आगे मैं अगर चलता हूँ तो मैं आपको बताऊंगा 7वें पॉइंट में कि न्यूज़ पोर्टल का कंटेंट किस प्रकार से अपडेट हो, रेगुलर किस प्रकार से अपडेट हो। अब आपने पोर्टल बना लिया, एक अच्छा कंसल्टेंट भी चुन लिया, डोमेन नेम भी सुरक्षित कर लिया, इसके प्रति डेडिकेट भी हो गए, किंतु इसको अपडेट करना बहुत जरूरी है। रोज खुराक देना जरूरी है। जिस प्रकार से आप रोज खाना खा रहे हैं तो न्यूज पोर्टल रेगुलरली अपडेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके ऑडियंस के पास अगर एक न्यूज पहुंच जाती है, दूसरी न्यूज नहीं पहुंचती है तो फिर दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाता है। बहुत शार्ट स्पैन है कि किसी एक वेबसाइट पर टिका रहे बंदा, किसी एक न्यूज पोर्टल पर टिका रहे। तो आप उसको खुराक दीजिए, अपने ऑडियंस को पकड़िए, और इसके लिए जरूरी है रेगुलर अपडेट करना। लेकिन उससे पहले मैं आता हूँ, कई लोग क्या करते हैं कि डेली न्यूज अपडेट करते हैं, कॉपी पेस्ट किया और 10-10 20-20 न्यूज डाल दिया, कॉपी पेस्ट भूल जाइए। आप इसको कहीं आप कोने में दबा के आप उसकी कर दीजिए। लेकिन मैं इस बात के लिए मैं आप अन्यथा न लें, लेकिन क्या है कि कॉपी पेस्ट बहुत डेंजरस है। आप गूगल के जो एल्गोरिदम है आसानी से आपको कैच कर लेते हैं और आपकी साइट पे जितनी इंफॉर्मेशन होती है उस इंफॉर्मेशन की कोई वैल्यू नहीं रह जाती, आपकी साइट रैंक नहीं कर पाती है और आपका एफर्ट बेकार जाता है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा नुकसान होता है कि मार्केट में भी पहचान नहीं बन पाती है आपकी। कॉपी पेस्ट बिल्कुल भूल जाए। प्रेस रिलीज तक आपके पास आती है तो उसको रीराइट करें, थोड़ा टाइम लगेगा। दिन भर में 10 न्यूज अपडेट ना करें, 10 कंटेंट आप पोस्ट ना करें, एक कंटेंट पोस्ट करें, किंतु कॉपी पेस्ट ना हो, प्लेगरिज्म फ्री हो कंटेंट। तो कॉपी पेस्ट आप बिल्कुल भूल जाइए। कंटेंट वाले में ही, रेगुलर अपडेट में ही दूसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, कंटेंट प्लान तैयार करें। सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज के भरोसे न रहें, आज तक न बने, अचानक आप अकेले हैं या 2 लोगों की टीम है, 4 लोगों की टीम है, तो आप उसमें फीचर डालें, ऐसे कंटेंट डालें जिसकी एज ज्यादा हो। आज किसानों ने रैली की, अगर आपने सिर्फ ये ब्रेकिंग डाल दिया, ये न्यूज कल बेकार चली गई। लेकिन किसानों की रैली के पीछे कारण क्या है, अगर आपने इसकी एनालिसिस की तो आप निश्चित तौर पे वो कंटेंट बाद में भी पढ़ा जाएगा। तो ऐसा कंटेंट दें जिसकी एज 1 दिन से ज्यादा हो, महीने भर पढ़ा जा सकता है, साल भर पढ़ा जा सकता है। कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं जो हमेशा पढ़े जा सकते हैं। तो अगर आप अकेले काम करते हैं तो ऐसे कंटेंट प्लान बनाएं, महीने भर का चार्ट बनाएं कि पहले दिन ये, दूसरे दिन ये, तीसरे दिन ये। कम से कम अपनी पूरी वेबसाइट का, पूरे न्यूज वेबसाइट का, न्यूज पोर्टल का या ऐप का जो कंटेंट आप डालते हैं उसका 40% हिस्सा ऐसे डालें, ऐसा कंटेंट डालें जिसकी एज ज़्यादा हो। और इसके लिए आपको प्लान करना पड़ेगा। इसके लिए एक पॉजिटिव चीज़ यह है कि कोई ज़रूरी नहीं कि इसको आपको रेगुलर अपडेट करना है। आपने एक बार कंटेंट लिख लिया, उसको शेड्यूल कर सकते हैं अलग अलग टाइम पे, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। रेगुलर अपडेट बड़ा इंपॉर्टेंट है। रेगुलर अपडेट कई बार क्या होता है कि अकेले बंदे नहीं कर पाते हैं। अगर आप न्यूज़ पोर्टल के ऑनर हैं, अकेले काम करें, मार्केट में जाते हैं, अपडेट नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए हमारी कंपनी सर्विस भी देती है और आपको बहुत कम दामों पे यूनिक कंटेंट पूरे महीने प्रोवाइड करती है। नो संडे, मंडे, ट्यूसडे या कोई छुट्टी नहीं, कोई होली, दिवाली, ईद नहीं, कोई क्रिसमस नहीं, हर दिन हमारी टीम अपडेट करती है। सुबह 6 बजे से लेके रात के 11 बजे तक अलग अलग उसके प्लान हैं। तो अगर आप अपने पोर्टल पे यूनिक कंटेंट चाहते हैं, अपडेट कराना चाहते हैं, तो आप हमारी भी सहायता ले सकते हैं। नहीं तो खुद को शेड्यूल कीजिए। खुद को शेड्यूल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास पहले बजट नहीं है, चीज़ें नहीं है, तो आप शेड्यूल करें। लेकिन अगर आप मार्केट में बिजी रहते हैं, आपके पास इतना बजट है, तो डायरेक्टली स्टाफ हायर करने की बजाय आप हमारी सर्विस लें। रीज़न क्या है कि डायरेक्टली आप स्टाफ हायर करेंगे, उसको ट्रेनिंग देना, उसमें इन्वॉल्वमेंट होना एक बड़ा लंबा प्रोसेस है,
HR डिपार्टमेंट से लेके दूसरी चीज़ें। ट्रेनिंग दिया बहुत ज़्यादा, आप उसको सैलरी नहीं दे पाएंगे तो क्या करेगा, एक दिन के बाद क्विट कर जाएगा। तो सर्विस की गारंटी नहीं होगी। बाद में डेफिनेटली आपको अपनी टीम रखना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन नींव मजबूत करने के लिए, रेगुलर कंटेंट अपडेट करने के लिए, इंटेलिजेंट कंटेंट अपडेट करने के लिए, कॉपी पेस्ट फ्री कंटेंट अपडेट करने के लिए आप हमें आर्टिकलपीडिया को संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, सिग्नल कर सकते हैं। 99900890 मेरा नंबर है, और मेरी ईमेल आईडी या मेरी वेबसाइट पे भी आप मुझे विजिट कर सकते हैं। articlepedia.in मेरी वेबसाइट है। ऐप पे भी आप मुझे बता सकते हैं इस संदर्भ में। तो रेगुलर कंटेंट से रिलेटेड चीज़ों को प्रति आप सजग रहें, तभी आपकी न्यूज पोर्टल, तभी आपका न्यूज ऐप आगे की तरफ बढ़ पाएगा। 8वां पॉइंट है दोस्तों, प्रचार प्रसार। आपने कंटेंट लिख लिया, और अगर आप यूनिक कंटेंट लिखते हैं तो आप यकीन मानिए कि गूगल की इंडेक्सिंग में वह कंटेंट ऑटोमेटिक भी आने लगेगा, लेकिन आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग गूगल में नहीं जाते हैं, कई बार लोग व्हाट्सएप पे टाइम लगाते हैं, फेसबुक पे टाइम लगाते हैं, दूसरे सोशल मीडिया ऑप्शंस पे टाइम लगाते हैं। तो एक टेंडेंसी बन गई है न्यूज़ पोर्टल चलाने वालों की कि 20 लिंक उठाया, 20 लिंक हर जगह ठोक दिया। आपके व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, खुद का आप एक सर्वे कीजिए, आप कितने व्हाट्सएप मैसेजेस को आप क्लिक करते हो? शायद एक भी नहीं। तो जो आप भेजते हो उसे भी कोई क्लिक नहीं करता है, तो इंटेलिजेंट मैसेज क्यों नहीं भेजे आप? इसके लिए बहुत जरूरी है कि शुरू में कुछ ग्रुप्स बनाए, अलग अलग इंटरेस्ट के लोगों के हिसाब से। जैसे सरकारी अधिकारियों का एक ग्रुप बना सकते हैं, स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बना सकते हैं, फैमिली का एक अलग ग्रुप बना सकते हैं, ब्रॉडकास्ट लिस्ट इसी तरीके से बना सकते हैं, कस्टमर का। और जो कंटेंट उनके काम का हो, इंटेलिजेंटली, थोड़ी मेहनत लगेगी इसमें शुरू में आपको, ये सारी चीज़ें अलग अलग कैटेगराइज करने में मेहनत लगेगी, लेकिन एक बार बन जाएंगी तो उसका फ़ायदा मिलेगा। ऐसे ब्लाइंडली भेजेंगे तो आपके मन को तो संतुष्टि होगी कि आपने लिंक भेज दिया, लेकिन मुश्किल यह है कि वो उस लिंक को कोई क्लिक नहीं करेगा, उस लिंक को कोई खोलेगा नहीं। और यह आप व्यूज में, एनालिटिक्स में आप आसानी से देख सकते हैं। अगर वर्डप्रेस पे आपकी वेबसाइट है तो उसमें एनालिटिक्स इंप्लीमेंट आपने किया है तो ठीक है, नहीं भी किया है तो जेटपैक का फ्री प्लगइन आता है, उसमें आपको स्टैट्स दिखला देगा आसानी से। तो मेन बात थी कि प्रचार प्रसार के लिए इंटेलिजेंटली आप करें प्रचार प्रसार, सही लोगों तक सही कंटेंट पहुंचाएं। अगर कोई बुजुर्ग है तो उसको हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें पहुंचा सकते हैं। इस पर थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा रुकना पड़ेगा। ब्लाइंडली आप शेयर ना करें शेयर। इसके अलावा अगर आपके पास काम की भी चीज़ें हैं और दिन भर में आप किसी के मोबाइल पे 10 बार 5 बार आप न्यूज़ अपडेट करते हैं, हर चीज़ आप भेजते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान होता है। वह व्यक्ति आपको ब्लॉक कर देता है। आप भेज रहे हैं और आपका मैसेज उस तक पहुंच नहीं रहा है। फिर क्या करना है आपको कि जितनी इंपॉर्टेंट न्यूज है, रिलेवेंट न्यूज भी है, तो एक आप कैप्सूल बनाएं। न्यूज का टाइटल लिखें, एक आध वर्ड लिखना चाहे तो लिख दें, नीचे न्यूज का लिंक दे दें, फिर उसके नीचे दूसरी न्यूज डालें, तीसरी न्यूज डालें, नीचे अपने ऐप का प्रचार दे सकते हो। एक कैप्सूल बना के डेली, वीकली, मंथली बेसिस पे लोगों को आप अपडेट कर सकते हैं। तो यह सारी चीजें हैं, बहुत सारी नोटिफिकेशन की सुविधाएं आ गई हैं, तो काम की चीजों को ही आपको भेजना चाहिए। सोशल मीडिया पे भी आप रिलेवेंट ग्रुप में ही डालें, रिलेवेंट पेजेस में ही आप कम्युनिटी बिल्डिंग करें। अगर आप अपनी पोस्ट को बूस्ट कर सकते हैं, उस पर बजट लगाते हैं, उसको पेड मार्केटिंग करते हैं, तो भी आप टारगेट सेट करने में बहुत सावधानी बरतें, नहीं तो आपका पैसा भी खराब होगा और आपकी ऑडियंस जो बिल्ड होगी वो भी आपके काम की नहीं होगी। इसलिए बहुत जरूरी है। इसके अगले पॉइंट में मैं बताऊंगा कि टारगेट ऑडियंस सेट कैसे करें, लेकिन प्रचार प्रसार के लिए आप थोड़ा इंटेलिजेंटली वर्क करें। 10वां पॉइंट है टारगेट ऑडियंस। ये देश वाकई बहुत बड़ा है, एक स्टेट भी बहुत बड़ा होता है, एक जिला भी बहुत बड़ा होता है। आप हर चीज कवर नहीं कर सकते हैं, और खासकर जब आप शुरुआती लेवल पे काम कर रहे हैं, तो क्यों ना आप अपने टारगेट के हिसाब से कंटेंट बनाएं। क्यों ब्रेकिंग न्यूज करना है? अगर आप क्राइम में काम करते हैं, पॉलिटिक्स में काम करते हैं, तो उस पर ठीक है, कुछ करिए, लेकिन मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप सारे कंटेंट न डालें, लेकिन अपने कंटेंट का मैक्सिमम हिस्सा एक कैटेगरी पे फोकस कीजिए, ताकि टारगेट बिल्ड हो, ऑडियंस बिल्ड हो। सपोज कीजिए कि आप एजुकेशन पे कंटेंट ज़्यादा देते हैं, तो आपका एक टारगेट बिल्ड होगा। जो पेरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उस चीज़ को पढ़ेंगे और आपकी ऑडियंस बिल्ड होगी।
बाद में इसका फायदा होगा। कमाई वाले पॉइंट में बताऊंगा कि टारगेट ऑडियंस बिल्ड करने का क्या फायदा होता है। एक्चुअली आप अगर ब्लाइंडली करते हैं तो आपकी साइट की बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं बन पाती है, आपकी न्यूज़ पोर्टल का बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं बन पाती है, न्यूज़ ऐप को बहुत वैल्यूएबल नहीं कहा जा सकता है, और कमाई के माध्यम पे इसका असर पड़ता है। इसका एक और बड़ा नुकसान है कि अगर आप एक फील्ड में काम करते हैं तो उस फील्ड में बहुत इन डेप्थ कंटेंट दे सकते हैं, आप उसमें रिसर्च कर सकते हैं। जैसे मैं न्यूज़ पोर्टल इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा हूँ, मैं न्यूज़ ऐप बनाता हूँ, न्यूज़ वेबसाइट्स भी बनाता हूँ, लेकिन मैं दूसरी वेबसाइट्स नहीं लेता। इसका फ़ायदा ये है कि आज मैं 17 पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, इस फील्ड में आप इन डेप्थ चले जाएंगे। जब आप एक कैटेगरी को पकड़ते हो, एक चीज़ को पकड़ते हो, तो आपकी नॉलेज, आपका काम करने का स्टाइल बहुत ज़्यादा यूनिक हो जाता है और बहुत इफेक्टिव हो जाता है। तो एक कैटेगरी को पकड़े, टारगेट ऑडियंस सेट करना बहुत ज़रूरी है। मैक्सिमम कंटेंट उसके हिसाब से बनाएं जो आपका टारगेट है, जिसका एज ग्रुप है। सपोज कीजिए कि महिलाओं के लिए आप कंटेंट लिखते हैं, सपोज कीजिए कि बच्चों के लिए लिखते हैं, बच्चों के लिए भी क्या न्यू बॉर्न बेबी के लिए लिखते हैं, या जो फर्स्ट बार स्कूल जा रहे हैं 5 से 10 साल के बीच में उनका लिखते हैं, 10 साल से लेकर 15 साल के बीच में जाते हैं उनका लिखते हैं। ये समझिए कि बहुत बड़ी चीज़ है और इसको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि टारगेट ऑडियंस किसके लिए बिल्ड करें। लेकिन टारगेट ऑडियंस बिल्ड जरूर कीजिए। फेसबुक पे अगर आप पोस्ट बूस्ट करते हैं तो आपको बताता है बहुत सारी क्लियरली कि कौन सा एज ग्रुप है, कौन सा इंटरेस्ट ग्रुप है, कौन सा रीजनल ग्रुप है। अगर आप गूगल में भी आप एडवर्टीजमेंट करते हैं गूगल एडवर्ड के माध्यम से, तो वो आपको बताता है कि टारगेट ऑडियंस सेट कैसे किया जाए। लेकिन इस पे पढ़िए, मैं आपको इशारा कर रहा हूँ कि आपके न्यूज़ पोर्टल का, आपके न्यूज़ ऐप का टारगेट ऑडियंस कौन है, किसके लिए आप कंटेंट लिखते हो। सबके लिए मत कीजिए, सबके लिए कुछ कंटेंट बेशक दे सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम कंटेंट एक कैटेगरी को दीजिए, एक इंडस्ट्री को दीजिए, एक इंटरेस्ट के लोगों को दीजिए। जैसे टीचर्स के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर, जैसे कि सरकारी नौकरियों के ऊपर। अब मेरे एक मित्र थे बहुत पहले, वो बैंकिंग के ऊपर वेबसाइट्स बनाते थे और सिर्फ बैंक कर्मियों के लिए उसमें कंटेंट देते थे। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा मुझे उनका। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कंटेंट देते हैं प्रॉपर तरीके से फिनांस के ऊपर, तो बाद में इसका लाभ मिलता है आपको। लेकिन टारगेट ऑडियंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पोर्टल की सफलता के लिए। ग्यारहवां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इसने देश में एक तरह से क्रांति लाई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम हम जानते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बनने से पहले वह क्या थे? एक आरटीआई एक्टिविस्ट। बहुत सारे जर्नलिस्ट, अच्छे जर्नलिस्ट एक आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं। गवर्नमेंट का तंत्र बहुत बड़ा है, कोई आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, लेकिन आरटीआई के माध्यम से अगर इन्फॉर्मेशन मांगते हैं तो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। जैसे न्यूज पोर्टल की लीगलिटी के बारे में ऐसे आप पूछेंगे, किसी को कुछ पता नहीं, कोई बताएगा नहीं, सरकारी अधिकारी नहीं बताएंगे आपको। लेकिन एक आरटीआई लगाइए, आपके पास निश्चित समय में जवाब आएगा। ऑफलाइन भी आरटीआई लगा सकते हैं, उसके लंबे प्रोसीजर है। मैं एक वीडियो का लिंक देता हूं जिसपे हमारे अपने न्यूज पोर्टल एसोसिएशन के मित्रों ने चर्चा की, तो उसमें ऑफलाइन किस प्रकार से आरटीआई लगाया जाए उसकी बताई गई। गूगल पे मिल जाएगा आपको। ऑनलाइन बड़ा आसान है। ऑनलाइन आरटीआई की एक वेबसाइट है जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे देता हूँ, उस पर जाइए, रजिस्ट्रेशन कीजिए। बहुत आसान प्रोसीजर है, थोड़ा सा फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद प्रत्येक आरटीआई के लिए आपको 10 रुपये लगेगा। आरटीआई लगाइए आराम से, और उसके बाद इंफॉर्मेशन पाइए किसी भी डिपार्टमेंट में, सेंट्रल डिपार्टमेंट में, स्टेट डिपार्टमेंट में। अगर पुलिस सुधार पर बहुत सारी बात चलती है, पुलिस सुधार पे मैंने एक आरटीआई लगाई, गृह मंत्रालय को लगाई, तमाम राज्य के जो गृह विभाग है उनको लगाया मैंने। आप यकीन कीजिएगा 1.5 महीने के अंदर उसका जवाब आया। अच्छा खासा इंफॉर्मेशन आ गया जो कहीं गूगल पे अवेलेबल नहीं है। कितनी कमेटीज बनी पुलिस सुधार के लिए, कितनी चीजें हुई, वो सारी डिटेल आ गई। न्यूज पोर्टल रजिस्ट्रेशन के विषय में बहुत सारी भ्रांतियां फैली थी, मैंने आरटीआई लगाई सूचना प्रसारण मंत्रालय को, आरएनआई को, रजिस्ट्रार जो होते हैं न्यूज़पेपर्स के लिए। तो वहां से जानकारी आ गई कि ऐसी कोई बात नहीं, न्यूज पोर्टल की किसी प्रकार की इस तरह की कोई गाइडलाइंस नहीं जारी की गई है। तो आरटीआई जरूर लगाएं। मूल बात यह है कि आरटीआई की समझ जरूर रखें, खासकर जब आप लोक प्रशासन से विषयों से सामना करते हैं, जब आप पब्लिक से डीलिंग करते हैं। किसी की समस्या हो गई, सपोज कीजिए कि किसी को न्याय नहीं मिल रहा है, किसी को चार्जशीट नहीं दे रहे हैं पुलिस वाले, एफआईआर की कॉपी नहीं दे रहे हैं, तो आप आरटीआई लगा के इन सारी चीज़ों की शिकायत भी कर सकते हैं और इन सारी चीज़ों की जानकारी भी ले सकते हैं। आरटीआई के साथ मैं और भी जोड़ दूँ, बहुत सारे कंप्लेंट पोर्टल आ गए हैं। पीएम को कंप्लेंट किया जा सकता है, प्रत्येक राज्यों में सीएम विंडो होती है जहाँ कंप्लेंट किया जा सकता है ऑनलाइन। इन सारे विषयों की जानकारी रखें, लोगों की अगर हेल्प करेंगे, खुद के लिए इंफॉर्मेशन जुटाएंगे, तो आप एक अच्छे न्यूज जर्नलिस्ट के तौर पे जाने जाएंगे, जो बाद में कमाई भी देगा,
लेकिन उससे बड़ी चीज़ है कि आप डेमोक्रेसी को बचाने में अपना रोल प्ले करेंगे, मजबूत रोल प्ले करेंगे। तो आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन, आप इसके बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से समझें। बहुत आसान है, ऑनलाइन चीज़ें इतनी आसान हो गई है, जितना यह वीडियो बनाना, जितना आपका वीडियो देखना, बस थोड़ी सी हिचक दूर करनी है। और यह अनुपयोगी कतई नहीं है। बस अनुपयोगी कब है? जब आप इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो यह अनुपयोगी है। पॉइंट आता है दोस्तों सिटीजन जर्नलिज्म का। आप अकेले हैं, आपको बहुत सारा कंटेंट चाहिए, आपको एक कनेक्टिविटी भी चाहिए, आपके पास व्यूअर भी चाहिए। सोचिए कि सिटीजन जर्नलिज्म क्या इन सारी चीज़ों पे फिट नहीं बैठता है? लोग अपनी समस्याओं को आपसे खुद बताते हैं, वो बड़ा यूनिक चीज होती है। इसमें 2-3 आपको फॉर्मेट्स बनाने हैं, फिर आप इजीली आप इसको टैकल कर पाएंगे और लोगों से आपका सीधा जुड़ाव हो पाएगा। आप याद कीजिए पहला पॉइंट, जब मैंने बोला था कि डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ अब डिजिटल मीडिया, न्यूज पोर्टल मीडिया है। तो यही बात थी कि लोग आपके पास भेजते हैं, मेरे पास खबरें भेजते हैं, सबके पास भेजते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम हो गई, ये चीजें हो गई। करना क्या है कि थोड़ा सा उसकी पुष्टि कर लेनी है। अगर कोई क्राइम की खबर है, कोई और चीज़ की खबर है, या किसी प्रमोशन की खबर है, एक बेसिक लेवल पे आप पैरामीटर बना लीजिए कि आप अगर पत्रकारिता कर रहे हैं, आप जर्नलिज्म कर रहे हैं, तो आप उसको पढ़ के आप समझ सकते हैं, बात करने से समझ सकते हैं। क्राइम हुआ है तो आप कंफर्म कर सकते हैं, संबंधित थाने से या संबंधित जो अधिकारी है उसका फ़ोन नंबर आसानी से आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, वहाँ से आप फ़ोन पे कंफर्म कर लीजिए, चले जाइए। ग्राउंड रिपोर्टिंग भी एक हो जाएगी, खुद भी ग्राउंड पे जा सकते हैं। सिटीजन जर्नलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय में, और आपके व्यूअर बढ़ाने के लिए यह चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आजकल सोशल मीडिया पे हर कोई वीडियो बना रहा है, हर कोई लिख रहा है। आपको एक लेवल अप करना है, और आपको बिना कोई बहुत ज़्यादा पैसे लगाए आपको अच्छे खासे राइटर मिल जाएंगे, अच्छे खासे जर्नलिस्ट मिल जाएंगे। बल्कि पब्लिक ऐप जैसी कई सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं, कई सारे वेंचर ऐसे हैं जो इन सिटीजन जर्नलिस्ट्स को पैसे दे रहे हैं। तो आप क्या इन्हें फ्री में खुद से एसोसिएट नहीं कर सकते हैं? सोच के देखिए, 2, 4, 10, 20, 50 लोग अगर आपके साथ जुड़ जाते हैं और आप उनकी खबरों की इंपॉर्टेंस दे देते हैं, थोड़ा सा आप उसको एक एक्सपोजर दे देते हैं, तो आपके साथ हमेशा जुड़ जाएंगे। फिर बाद में आप लोग कोई फिनेंशियल भी चीज़ कर सकते हैं। और एक बार जो न्यूज़ देता है, बाद में कमाई वाले रास्ते में बताऊंगा कि इसका फायदा क्या हो सकता है। वो आपके लिए विज्ञापन भी ला सकता है, वो आपके लिए दूसरे माध्यमों से पैसे भी ला सकता है। तो नेटवर्क बिल्डिंग, एक न्यूज़ पोर्टल जब चला रहे हैं तो नेटवर्क बिल्डिंग में यह चीज़ें बड़ी काम आएगी। तो सिटीजन जर्नलिज्म का कॉन्सेप्ट पहले से चल रहा है, कई कंपनियां इसको मोनेटाइज कर रही हैं, लेकिन आपको अपने न्यूज़ पोर्टल के लिए इसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। इस पे गौर कीजिए, क्योंकि आपके पास रिसोर्स कम है। आप बहुत ज़्यादा परमानेंट एम्प्लॉय नहीं रख सकते, आप बहुत ज़्यादा मुझे से कंपनियों को हायर नहीं कर सकते जो आपके लिए रेगुलर कंटेंट अपडेट करें, क्योंकि वो आपके मंथली खर्च होंगे। तो फ्री की रिसोर्सेज के लिए थोड़ा उनको ट्रेनिंग दीजिए, थोड़ा उनको मैनेज कीजिए, और कई अच्छे लोग मिलेंगे आपको जो आपके पोर्टल को आगे बढ़ाएंगे। यह 12 पॉइंट्स दोस्तों इस वीडियो में। पहले ये वीडियो कई मिनट की हो चुकी है, काफ़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन कुछ मुद्दे बचे हुए हैं जो दूसरी वीडियो में आपको बताएंगे। उन मुद्दों में खुद में अनुशासन, न्यूज ऐप कितना जरूरी है, कम्युनिटी बिल्डिंग, फंड रेजिंग, और सबसे ज्यादा जिसका आप इंतजार करेंगे, कमाई के डिफरेंट पहलू क्या है, मजबूत स्ट्रक्चर क्या है। बहुत पावरफुल टिप्स है दोस्तों। अगली वीडियो में आप देखिए इसका दूसरा पार्ट। ये वीडियो बनाऊंगा बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत लेंदी हो जाएगी, इसलिए दूसरी वीडियो में इस वीडियो का जो अगला हिस्सा है वो मैं प्रेजेंट करूंगा। तब तक मिथिलेश को इजाजत दीजिए। बहुत बहुत नमस्कार। दूसरी वीडियो जरूर देखिए, आई बटन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस दूसरी वीडियो का लिंक दिया गया है। और कमेंट जरूर करें, बड़ी मेहनत लगी है दोस्तों, मेरा 13 साल का एक्सपीरियंस है जो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। आप वीडियो देखें तो लाइक बटन जरूर दबाएं, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि कम्युनिटी बिल्डिंग में आसानी हो। दूसरे सब्जेक्ट्स, कमाई और फंड रेजिंग को देखना ना भूलें। इंतजार करें। आप सब दोस्तों का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।